अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करने लगे हैं बिज़नेस स्टडीज़ लेवल एम का चैप्टर नंबर 2, उसका सेकंड पार्ट। प्राइमरी रिसर्च मैंने आपको पढ़ा दी थी, अब सेकेंडरी रिसर्च में पढ़ाने लगा हूँ, तो इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सेकेंडरी रिसर्च इन्वॉल्व रिसर्चिंग ऑलरेडी अवेलेबल इंफॉर्मेशन सोर्सेज, यानी जो ऑलरेडी अवेलेबल सोर्स है ना, इसका जिक्र मैंने पहले पार्ट में भी किया था। वो रिसर्च इन्वॉल्व, वो डाटा इस्तेमाल करना है एनालिसिस के लिए जो पहले से अवेलेबल है। आपने खुद से रिसर्च नहीं करनी, जो पहले से अवेलेबल है वहीं से डाटा उठाना है, उस सॉफ्टवेयर में डालना है, एनालिसिस करना है और रिजल्ट निकाल लेना है। ठीक, तो आगे वो लिखते हैं सेकेंडरी आर डेस्क रिसर्च इज़ कैरीड आउट बाय कंसल्टिंग स्टेटिस्टिक्स एंड द डाटा दैट हैव ऑलरेडी बीन पब्लिश्ड आर प्रिपेयर्ड। वही बात है। देयरफॉर सेकेंडरी रिसर्च डज नॉट आंसर अ स्पेसिफिक पर्पस। अब यहाँ पे वो बात कर रहे हैं, एक जो है ना, एक प्रॉब्लम है सेकेंडरी रिसर्च के साथ कि एक स्पेसिफिक पर्पस को आंसर नहीं कर रहा होता, क्योंकि पहले जो डाटा कलेक्ट किया गया था वो हो सकता है कि किसी और मकसद को मद्देनज़र रखते हुए वो डाटा कलेक्ट किया गया हो, और आप जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डाटा से फ़ायदा उठा रहे हो सकता है कि आपका मकसद कुछ और हो। ठीक है, बट इट कैन कंटेन इंफॉर्मेशन डैट इज़ यूज़फुल टू द बिजनेस। वो कहता है ये स्पेसिफिक पर्पस को आंसर तो नहीं कर रहा होता, लेकिन कुछ हद तक हेल्पफुल होता है बिजनेस के लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डाटा, कि ये जो सेकेंडरी डाटा है, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डाटा है, ऑलरेडी अवेलेबल डाटा है, वो उसके सोर्स क्या हैं, वो हमें कहाँ कहाँ से मिलेगा। तो उसके दो सोर्स हैं, एक इंटरनल, एक एक्सटर्नल। इंटरनल यानी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से आपको वो इन्फॉर्मेशन मिल सकती है जो ऑलरेडी अवेलेबल है, आपने कलेक्ट पहले से की हुई है। ठीक है ना, अब दोबारा से नहीं कर रहे, पहले से की हुई है। कौन कौन सी? कस्टमर रिपोर्ट्स, कंपनी रिपोर्ट्स, कॉस्ट रिपोर्ट, बैंक स्टेटमेंट्स, सेल रिपोर्ट्स, ये कंपनी के इंटरनल सोर्स हैं। ये डाटा ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डाटा है, यहाँ से इंफॉर्मेशन ली जा सकती है। अच्छा, इसके बाद जो दूसरा सोर्स है सेकेंडरी डाटा का, वो क्या है? एक्सटर्नल। अब उसमें क्या क्या आ जाता है? कंपेटिटर इंफॉर्मेशन। अगर कंपेटिटर की इंफॉर्मेशन उसकी वेबसाइट पे या कहीं पड़ी है तो वो हम कलेक्ट उसने की थी लेकिन उसने पब्लिश कर दी है तो वो हमारे लिए यूज़फुल हो सकती है। गवर्नमेंट पब्लिकेशंस, कमर्शियल पब्लिकेशंस, गूगल डायरेक्टर्स, और इसके अलावा ट्रेड एसोसिएशन डाटा, एजेंसीज रिपोर्ट, ऑनलाइन मैगजीन एंड न्यूज़पेपर वगैरह। ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डाटा, उन्होंने सर्च किया था, उनके लिए वो प्राइमरी होगा, लेकिन आपके लिए, क्योंकि आप उनका डाटा यूज़ कर रहे हो, तो आपके लिए वो सेकेंडरी है। जिनने कलेक्ट किया था उनके लिए वो प्राइमरी था। ठीक है, तो ये हो गए सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी रिसर्च। सेकेंडरी रिसर्च हमने पढ़ा और उस सेकेंडरी रिसर्च के सोर्सेज पढ़ लिए। अब बात को आगे बढ़ाते हैं। अब एक मिनट, the information collected under secondary or desk research can be either internal or external। ये वही बात है जो अभी मैं आपको बता चुका हूँ। Internal secondary data is based on the enterprise's existing record including data on pricing and sale, consumer feedback or discontinued lines of the product। ठीक है ना, ये बात हो चुकी है हमारी, इसको मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ उस टेबल में। एक्सटर्नल सेकेंडरी इंफॉर्मेशन इंक्लूड आर्टिकल्स फ्राम इंटरनेट, मीडिया रिपोर्ट, आईएमएफ की रिपोर्ट्स पड़ी होती हैं, वर्ल्ड बैंक इंडिकेटर से डाटा उठाया जा सकता है। कलेक्ट उन्होंने किया था, उनके लिए प्राइमरी था, हम उसको यूज़ कर सकते हैं, हम उसका डाटा यूज़ कर रहे हैं, तो सेकेंडरी डाटा हमारे लिए होगा। ठीक है, अब अगर क्वेश्चन बने तो किस तरह के हो सकते हैं? व्हाट इज़ मेंट बाय सेकेंडरी मार्केट रिसर्च, आप इसमें ये आंसर लिख सकते हो, ये वाला पोर्शन। ठीक है, उसके बाद बात करें आइडेंटिफाई टू इंटरनल एंड टू एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी मार्केट रिसर्च। तो ये काफ़ी सारे सोर्सेज दिए हुए हैं, आप दो दो इनमें से ले लो जिनको इजीली आप याद रख सको। ठीक है,
तो ये हमारा हुआ सेकेंडरी रिसर्च और उसके सोर्सेज। अब हम बात करते हैं बेनिफिट्स एंड लिमिटेशन ऑफ सेकेंडरी रिसर्च, कि सेकेंडरी रिसर्च के कुछ फ़ायदे भी हैं और कुछ उसकी लिमिटेशंस भी हैं, उस पर बात कर लेते हैं। ऑफन सेकेंडरी रिसर्च इज़ द लीस्ट एक्सपेंसिव, ये इसका फ़ायदा है, यानी ये एक्सपेंसिव नहीं है। जब डाटा आप खुद कलेक्ट करोगे तो वो आपको कॉस्टली पड़ेगा। जब ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डाटा वर्ल्ड बैंक इंडिकेटर से, अभी आप वेबसाइट खोलो वर्ल्ड बैंक इंडिकेटर की और वहाँ जो डाटा पड़ा है आप उठा लो, कोई पैसे नहीं है, बिल्कुल फ्री, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है वो डाटा, ठीक है। तो एक्सपेंसिव है ही नहीं। हाँ, कुछ हद तक एक्सपेंसिव हो भी सही तो उस एज़ कंपेरेटिव टू प्राइमरी डाटा इतना एक्सपेंसिव नहीं होता और फास्टेस्ट है। यानी जैसे आप वेबसाइट खोलो या किसी ने अगर न्यूज़पेपर में इंफॉर्मेशन डाली हुई है वो फ़ौरन वहाँ से आप कॉपी कर लो, टाइम नहीं लगेगा। प्राइमरी डाटा के कलेक्शन पर टाइम लगता है। एंड मोस्ट फ्लेक्सिबल, यानी फ्लेक्सिबल है। प्राइमरी डाटा में आप एक ख़ास टारगेट को लेके वही डाटा कलेक्ट कर रहे हो, तो ये आपके पास काफ़ी सारे डाटा होता है, जो मर्ज़ी चाहे आप ले लो। दिस इज़ बिकॉज इट इज़ ड्रॉन फ्राम सेकेंड हैंड information prepared beforehand. Secondary research allows the business to compare data from different sources. अब ये भी फ़ायदा है, सेकेंडरी डाटा बिजनेस को इस काबिल बना देता है कि वो डिफरेंट सोर्सेज को आपस में कंपेयर कर सकता है। हाउएवर, लेकिन सेकेंडरी रिसर्च इज़ लेस एक्यूरेट, लेकिन सेकेंडरी जो रिसर्च है ना, सेकेंडरी डाटा जो है आपका एक्यूरेट, लेस एक्यूरेट है। एज एक्यूरेट होता है लेकिन एज कंपेयर टू प्राइमरी डाटा लेस एक्यूरेट है, बिकॉज इट इज़ अंडरटेकन बाय एन अदर सोर्स, क्योंकि ये किसी और सोर्स से लिया गया। अब जिस सोर्स से लिया गया है हो सकता है कि उसने सुस्ती की हो डाटा कलेक्ट करने में, या डाटा उसने एक्यूरेट कलेक्ट ना किया हो। आप तो सिर्फ एतमाद कर रहे हैं ना उसके दूसरे सोर्स के ऊपर कि उसने जो डाटा कलेक्ट किया है वो ठीक होगा, हो सकता है कि उस कोई ना कोई कमी रह गई हो उसमें, ठीक है ना। और जो उस दूसरे सोर्स ने डाटा कलेक्ट किया वो किसी और पर्पस के लिए कलेक्ट किया होगा। आप जो उसका डाटा यूज़ कर रहे हो आपका पर्पस कोई और होगा, ठीक है। The information collected is often out of date, especially in fast changing market. यानी उसने जब डाटा कलेक्ट किया था वो साल के स्टार्ट में किया था, आप डाटा उसका डाटा यूज़ कर रहे हो एज अ सेकेंडरी डाटा, वो साल के एंड पे हो सकता है कि मार्केट इस दौरान चेंज हो चुकी हो, ठीक है। ये लिमिटेशन है। आल्सो द रिजल्ट्स एंड एनालिसिस ऑफ द डाटा कैन बी मिसलीडिंग। जो सेकेंडरी डाटा को यूज़ करके आप रिजल्ट्स निकालोगे, जो एनालिसिस करोगे, वो मिसलीडिंग भी हो सकते हैं, ठीक है ना। मोर ओवर, सेकेंड हैंड इंफॉर्मेशन माइट नॉट बी अवेलेबल फॉर कम्प्लीटली न्यू प्रोडक्ट। जो सेकेंडरी डाटा है वो हो सकता है कि न्यू प्रोडक्ट के लिए कंप्लीट इंफॉर्मेशन ना दे रहा हो, क्योंकि आप नए प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो तो हो सकता है कि वो उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ना दे रहा हो, क्योंकि आप तो किसी और का डाटा यूज़ कर रहे हो। इट इज़ कॉमन फॉर बिजनेसेस टू सपोर्ट सेकेंडरी डाटा रिसर्च विद प्राइमरी रिसर्च इन ऑर्डर टू मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ मार्केट रिसर्च। लेकिन जो बिज़नेस है वो सेकेंडरी डाटा भी यूज़ करते हैं, प्राइमरी डाटा भी यूज़ करते हैं, लेकिन ज़्यादा जो एक्यूरेट होता है वो प्राइमरी डाटा होता है, पर्पस को वही फुलफ़िल करता है। लेकिन सेकेंडरी डाटा से भी कुछ ना कुछ गुजारा चल जाता है। जो सेकेंडरी डाटा है ना वो ज़्यादातर फाइनेंशियल एनालिसिस के लिए यूज़ किया जाता है। अब मिसाल के तौर पे अगर किसी ने जीडीपी पे किसी चीज़ का इम्पैक्ट देखना है या जीडीपी का किसी और वेरिएबल पे इम्पैक्ट देखना है, तो वो वर्ल्ड बैंक इंडिकेटर से डाटा उठा लेगा। वो खुद अब कैलकुलेट करना नहीं स्टार्ट होगा, हर कंट्री का जीडीपी कैलकुलेट करे, वो बड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड फार्मूले होते हैं, उसमें वैल्यूज़ डालो और सारा जो है ना डाटा कलेक्ट करो। कुछ हर्डल्स भी हैं, प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करने में भी हर्डल्स हैं। तो बाज़ दफ़ा सेकेंडरी डाटा ज़्यादा फ्रूटफुल होता है, बाज़ दफ़ा प्राइमरी डाटा ज़्यादा फ्रूटफुल होता है। ये डिपेंड करता है आपके पर्पस पे कि आपका पर्पस क्या है डाटा को कलेक्ट करने का। उम्मीद है कि आपको ये सेकेंडरी रिसर्च समझ आ गई होगी। हाँ, कुछ अल्टरनेटिव मेजर्स में उन्होंने ये कहा है कि कुछ ऐसी एजेंसीज़ होती हैं कि जो एक्सपर्ट होती हैं डाटा को कलेक्ट करने में, ऑर्गेनाइजेशन उनको पे करती है और उनको कहती है कि आप डाटा कलेक्ट करके दें।
कुछ वो उसी वक्त डाटा, मतलब जब हम उनके ज़िम्मे लगाते हैं, उन्हें पे करते हैं, तो वो डाटा कलेक्ट करके दे देते हैं। बाद दफ़ा उनके पास ऑलरेडी डाटा पड़ा होता है, यानी उन्होंने किसी और बिज़नेस के लिए डाटा कलेक्ट किया था, वो आप भी आपको दे सकते हैं वो, ठीक है ना। तो ये जो है ना डिफरेंट एजेंसीज़ को भी हम यूज़ कर सकते हैं जो इसमें माहिर होते हैं डाटा की कलेक्शन में, और उनसे डाटा लेके उसका एनालिसिस किया जा सकता है, ठीक है। अब ये हमारी बात ख़त्म हुई सेकेंडरी डाटा की यहाँ तक। सेकेंडरी डाटा में, सेकेंडरी रिसर्च में हमने क्या क्या पढ़ा? हमने सेकेंडरी रिसर्च की डेफिनेशन, उसके सोर्सेज पढ़े, और फिर उसके बाद बेनिफिट्स और लिमिटेशन ऑफ सेकेंडरी रिसर्च, बस ये इतना है। अल्टरनेटिव मेजर्स भी हमने देख लिए। अब हम ओवरऑल देखते हैं कि इम्पोर्टेंस एंड बेनिफिट्स ऑफ मार्केट रिसर्च। ये जो मार्केट रिसर्च हम करते हैं, जैसे चैप्टर को स्टार्ट किया था हमने, मार्केट का जो की रिसर्च कर रहे हैं उसके फ़ायदे क्या हैं, तो वो देखने लगे हैं। क्यों करते हैं, रीज़न्स क्या हैं कि हम क्यों मार्केट का रिसर्च करना चाहते हैं। तो उसका पहला जो फ़ायदा है वो ये है कि द बिजनेस बिकम्स मोर अवेयर ऑफ कंज्यूमर नीड। मार्केट रिसर्च से जो बिज़नेस है वो कंज्यूमर की नीड के बारे में पता लगा लेता है कि उसकी नीड क्या है। दूसरा क्या हो सकता है, द बिजनेस इज़ एबल टू फोरकास्ट लाइकली फ्यूचर मार्केट ट्रेंड। फ्यूचर मार्केट ट्रेंड क्या है, फ्यूचर में कस्टमर की नीड किस तरफ जा रही है, फ्यूचर में सेल हमारी किस तरफ जाएगी, तो इस चीज़ का भी पता लग सकता है। मार्केट रिसर्च है, मार्केट रिसर्च नहीं करेंगे तो इन चीज़ों का नहीं भी लगेगा पता। मार्केट रिसर्च इनेबल द बिजनेस to appreciate the strength of its competitor by conducting a SWOT analysis। SWOT analysis का मैंने आपको बताया था, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। ये किसी प्रोडक्ट का भी किया जा सकता है, अपने बिजनेस का भी हो सकता है, कंपेटिटर का भी हो सकता है। तो यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, बाय कंडक्टिंग अ SWOT एनालिसिस बिजनेस कैन चेंज इट्स मार्केटिंग स्ट्रेटेजी टू कम्पीट मोर सक्सेसफुली। यानी वो मार्केट रिसर्च की, उसने कंपेटिटर की पोजीशन देखी कि कंपेटिटर, ज़रूरी नहीं है कि बिजनेस सिर्फ अपनी पोजीशन को चेक करने के लिए मार्केट रिसर्च कर रहा है अपने लिए, बाद दफ़ा वो कंपेटिटर की पोजीशन को चेक करने के लिए भी मार्केट रिसर्च कर रहा होता है कि हमारा जो कंपेटिटर है वो, उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ क्या हैं, वो किस तरह वर्क कर रहा है, ताकि हम उससे कहीं पीछे ना रह जाए। हम जो मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ बनाएं इस तरह की बनाएं कि हम उसे कम्पीट कर सकें, ठीक है ना। आगे है मार्केट रिसर्च अलाउ द बिजनेस टू गेन अ कंपेटिटिव एडवांटेज। मार्केट रिसर्च ही बिजनेस को इस काबिल बनाता है कि वो कंपेटिटिव एडवांटेज हासिल करे। अब ये मार्केट रिसर्च अगर बिजनेस ना करे, जो है ना, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में बैठ के जो भी मर्जी है प्रोडक्ट बना के और मार्केट में फ्लोट कर दे, तो कंपेटिटर तो उससे आगे निकल जाएगा। इसको चाहिए कि कंपेटिटर को देखे कि उसकी क्या स्ट्रेटजीज़ हैं, कस्टमर की क्या नीड है, तभी ये कंपेटिटिव एडवांटेज हासिल कर सकता है, अपने कंपेटिटर से आगे निकल सकता है, अदरवाइज नहीं निकल सकता। मार्केट रिसर्च helps the business product the right amount of the product and reduce waste of the resources। मार्केट रिसर्च बिजनेस को इस काबिल बनाता है कि राइट प्रोडक्ट और राइट अमाउंट, यानी कि जितनी डिमांड है उतने ही प्रोडक्ट बनाए, और राइट प्रोडक्ट बनाए जो कस्टमर चाह रहा है। अगर ऐसा नहीं करेगा तो रिसोर्स इसके वेस्ट हो जाएंगे। यानी इसने ऐसी प्रोडक्ट बना दी जिसकी डिमांड ही नहीं थी, इसने ऐसी प्रोडक्ट बना दी, नहीं ज़्यादा प्रोडक्ट्स बना दी कि जितनी डिमांड ही नहीं थी, तो इसके रिसोर्सेज वेस्ट हो जाएंगे, और रिसोर्सेज स्कार्स होते हैं। तो ये फ़ायदे हैं मार्केट रिसर्च, ओवरऑल मार्केट रिसर्च के। उसमें प्राइमरी सेकेंडरी दोनों आ जाते हैं, यानी जो मार्केट रिसर्च जिसे हमने स्टार्ट किया था इस चैप्टर में, तो उसके ये फ़ायदे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सवाल क्या बन सकता है, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द 3 पॉसिबल एडवांटेजेस ऑफ रिसर्चिंग द मार्केट। मार्केट को रिसर्च करने के 3 फ़ायदे, तो ये इन्होंने जितने फ़ायदे बताए हैं आप उनमें से 3 फ़ायदे लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमारा जो चैप्टर है उसका, अगर पूरे चैप्टर को हम डिवाइड करें ना, तो ये 2 हिस्सों में डिवाइड होता है पूरा चैप्टर। एक मार्केट रिसर्च से ताल्लुक़ रखता है, एक डाटा प्रेजेंटेशन से ताल्लुक़ रखता है। डाटा प्रेजेंटेशन फ्रॉम, जो डाटा कलेक्ट करेंगे उसको प्रेजेंट कैसे करेंगे, तो 2 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं, 3 हिस्सों में भी तकसीम किया जा सकता है। मार्केट रिसर्च को मज़ीद 2 हिस्सों में आप तकसीम कर दो तो चैप्टर का 3 हिस्से बन जाएंगे, एक प्राइमरी रिसर्च, एक सेकेंडरी रिसर्च, और फिर एक डाटा प्रेजेंटेशन। तो अब हम बढ़ते हैं डाटा प्रेजेंटेशन की तरफ, कि डाटा को प्रेजेंट कैसे करना है, वे ऑफ प्रेजेंटिंग, ठीक है ना। तो कौन कौन से तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका टेबल्स की फॉर्म में डाटा को प्रेजेंट करना। अ टेबल रिप्रेजेंट सिंपल रिकॉर्ड ऑफ नंबर्स आर फैक्ट इन कॉलम
कॉलम्स एंड रोज, यानी जो डाटा है वो उसमें फैक्ट्स एंड फिगर जो नंबर हैं वो कॉलम और रो की फॉर्म में आप प्रेजेंट कर रहे हो। दिस मेथड माइट बी यूज टू प्रेजेंट डिटेल्ड इंफॉर्मेशन इन एन ईजी रीडेबल मैनर, यानी जो डिटेल काफ़ी ज़्यादा जो इन्फॉर्मेशन है वो आप टेबल की फॉर्म में ही शो कर सकते हो। जो अभी हम आगे जाके चार्ट्स पढ़ेंगे, ग्राफ्स वगैरह पढ़ेंगे, वो बहुत सारा डिटेल इन्फॉर्मेशन आप उनमें नहीं डाल सकते, स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन उसमें प्रेजेंट कर सकते हो। लेकिन टेबल्स में जितनी मर्जी बड़ी टेबल बना दें आप, सारी इन्फॉर्मेशन आपकी वहाँ आ सकती है। टेबल्स collect and administrate data efficiently and articulately. However, it is difficult. अब ये उसकी लिमिटेशन बता रहे हैं। टेबल ठीक है, टेबल्स अगर बनाएंगे इन्फॉर्मेशन आप दे दोगे, लेकिन आगे उसका कंट्रास्ट बता रहा है, कुछ एक प्रॉब्लम भी है इसके साथ। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू क्विकली पिन पॉइंट ट्रेंड्स इन टेबल, लेकिन एक ख़ास फिगर को निकालना, एक कोई ऐसा प्रॉब्लम है डाटा में, यानी हमारी जो सेल है हर साल जो है ना, हमने 20 सालों के रिकॉर्ड रखा हुआ है सेल का, तो कहाँ पे सेल ज़्यादा कम है, कहाँ पे बहुत ज़्यादा है, तो उससे फ़ौरन क्विकली आप जो है ना पिक नहीं कर सकते टेबल में से। ठीक है ना, आपको कोई ऐसे फार्मूले लगाने पड़ते हैं जिससे आपको पता चलता है कि इस फ़लाँ जो साल है उस साल बहुत बड़ा नुकसान हुआ या फ़लाँ साल आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ। तो फ़ौरन देख के ना, डाटा को, टेबल को देख के फ़ौरन आप कोई चीज़ पिक नहीं कर सकते। ठीक है ना, क्विकली आप वहाँ से कोई प्रॉब्लम या कोई फ़ायदा अगर वहाँ नज़र आ रहा है तो वो फ़ौरन पिक नहीं कर सकते, तो ये इसका प्रॉब्लम है। लेकिन आगे जब हम चार्ट्स और बाकी चीज़ें देखेंगे तो वो उसको चार्ट्स या जो आगे है हमने पढ़ना है इसके बाद पाई चार्ट, ठीक है ना, बार, मैप्स, इनको फ़ौरन देख के पता लग जाता है कि कौन सी चीज़ ज़्यादा है कौन सी कम है। टेबल्स को देख के ऐसे कोई पता नहीं चलता। ये सिर्फ जो है ना एक पूल है, पोर्टफोलियो है डाटा का, इनसे रिजल्ट्स हमने खुद निकालने होते हैं। आगे वो कहते हैं फंडामेंटली टेबल्स आर मोस्ट बेनिफिशियल when raw data is applied such as from MCQ that are connected to why consumer like a specific product, यानी ये MCQ फॉर्म में जो डाटा हम कलेक्ट करते हैं वो सारा का सारा हम टेबल्स में उसे ढाल सकते हैं। अब आगे दूसरा जो तरीका है डाटा को प्रेजेंट करने का वो है चार्ट्स। चार्ट्स प्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैक्ट्स इन अ मोर विजुअल मैनर। चार्ट टेबल से ज़रा एडवांस एक फॉर्म है डाटा को प्रेजेंट करने के, विजुअल बड़ा बेहतरीन अंदाज में जो है आप डाटा को प्रेजेंट कर सकते हैं। और रिलेटेड फैक्ट्स अभी पढ़ते हैं आगे क्या है। जर्नली दे आर यूज टू प्रेजेंट इंफॉर्मेशन विदाउट शोइंग टू मैनी नंबर्स। यहाँ पे टेबल्स में बहुत ज़्यादा नंबर आपके होते हैं, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा नंबर नहीं होते, टू मैनी नंबर्स से आप अवॉइड करते हो। ठीक है ना, और क्या करते हो, दे आर यूज टू प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन विदाउट शोइंग टू मैनी, बहुत ज़्यादा डाटा आप शो नहीं करते चार्ट्स में। चार्ट्स आर इजी एंड क्विक टू अंडरस्टैंड। इसका अंडरस्टैंड करना मुश्किल होता है क्योंकि सारा डाटा स्कैटर्ड डाटा है, ठीक है ना, पड़ा है, उससे क्या नतीजा निकालें वो उस पर अलग मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन ये जो चार्ट होते हैं इनको फ़ौरन देखते ही आप अंडरस्टैंड कर लेते हो कि इसका क्या मतलब है। ठीक है ना, अब चार्ट्स की आगे टाइप्स बताई हुई हैं, पाई चार्ट, बार चार्ट और लाइन चार्ट। इसको समझते हैं। पाई चार्ट क्या है? पाई चार्ट इज़ यूज टू डेमोन्स्ट्रेट द प्रोपोर्शन ऑफ ईच कंपोनेंट टू द टोटल फिगर। तो पाई चार्ट में हम ये बता रहे होते हैं कि ये जैसे ये कंपोनेंट्स नहीं बने होते, ये टोटल 100% है, 100% में इतना आपका एग्रीकल्चर सेक्टर कंट्रीब्यूट कर रहा है। अगर हम मिसाल लें जीडीपी, ये टोटल जीडीपी है, जीडीपी में इतना एग्रीकल्चर कर रहा है, इतना सर्वे सेक्टर कर रहा है, इतना फ़लाँ सेक्टर कर रहा है, इतना फ़लाँ सेक्टर, इस तरह। तो हमें ये पता चल जाता है कि कौन कितने % जो है ना कंट्रीब्यूट कर रहा है होल में। ठीक है ना, ईच हर एक उस पार्ट का होल में क्या कंट्रीब्यूशन है, उसका क्या प्रपोर्शन है, ये पाई चार्ट से हमें पता लग जाता है। ठीक है, अब बार चार्ट को देखते हैं। बार चार्ट कैसे? बार चार्ट ये बने हुए हैं, ये देखें, ये छोटा है, ये उससे बड़ा है, फिर छोटा है, फिर बड़ा है, फिर छोटा है, बड़ा, इस तरह। द डाटा फ्रॉम द टेबल कैन बी। अच्छा, ये एक और बात मैं आपको बताता चलूँ, ये जो पाई चार्ट बन रहे होते हैं ना, चाहे बार चार्ट बनाए, आगे जितने हम चार्ट्स वगैरह और मैप्स वगैरह बनाते हैं वो बनाते इसी टेबल से हैं। डाटा हमारा जो डाटा इनिशियल फॉर्म में आता है ना वो टेबल्स की फॉर्म में ही होता है। फिर आगे उस पर फार्मूले लगा के ना हम चार्ट्स वगैरह बनाते हैं,
ताकि जो है ना उस डाटा को समझने में आसानी हो, क्योंकि टेबल्स की फॉर्म में समझना ज़रा मुश्किल होता है। चार्ट बना के, मैप्स बना के उससे समझना ज़रा आसान हो जाता है डाटा को। तो यहाँ इसलिए वो ये कह रहे हैं द डाटा फ्रॉम अ टेबल कैन बी डिस्प्लेड ऑन बार चार्ट इन ऑर्डर टू मेक अ मोर सिग्निफिकेंट एंड अपीलिंग, यानी उसे मोर अपीलिंग बनाने के लिए, यानी अंडरस्टैंडेबल बनाने के लिए हम उसके बार चार्ट्स बना सकते हैं। बार चार्ट क्या करता है? बार चार्ट इलस्ट्रेट द टोटल figures for each piece of information. Usually this method is used to compare data and demonstrate long term possible trend. ये जो डाटा है कंपैरिजन के लिए यूज़ हो रहा होता है। अब हमें पता चल जाएगा कि भाई ये अमाउंट, ये वेरिएबल ज़्यादा है, ये कम है, ये और कम है, यानी कंपैरिजन इजीली आप कर सकते हो, देख सकते हो कि सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है। ठीक है, ये चीज़ आप यहाँ भी देख सकते हो। पाई चार्ट बनाओ, बार चार्ट बनाओ, हर एक के अपने फ़ायदे भी हैं और अपने अपने नुकसान भी हैं। सॉफ्ट इसके जो है ना प्रॉब्लम, बाकी तो फ़ायदे ही हैं, बार चार्ट हो चाहे आपका पाई चार्ट हो। अब लाइन चार्ट क्या होता है? लाइन चार्ट क्या होता है? लाइन चार्ट आर यूज टू डिमोन्स्ट्रेट द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल। ये दो वेरिएबल का रिलेशनशिप, मोस्टली दो वेरिएबल का रिलेशनशिप बता रहा होता है। दे कैन बी ड्रॉन एज अ स्ट्रेट लाइन और कर्व इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई द ट्रेंड। देखें यहाँ जैसे बना हुआ है, ये मिसाल के तो एक ये वेरिएबल है, एक ये वेरिएबल है, दो सिमिलर चीज़ें हैं, उनका आपस में कंपैरिजन किया जाए। ये एक साल की है, ये अगले साल की है, ठीक है ना, हम मिसाल के तौर पे। तो ये यहाँ कम है, यहाँ ये ज़्यादा आ रही है, ठीक है ना। जैसे आप मैच भी देखते हो और उसमें देख रहे होते कि पाकिस्तान ने इतने इस ट्रेंड में स्कोर बनाए और फिर अब इंडिया खेल रहा है तो वो पाकिस्तान से ज़रा नीचे जा रहा है रन रेट में या ऊपर जा रहा है। तो ये दो चीज़ें कंपेयर की जा रही होती हैं, ठीक है। उम्मीद है कि आपको अब समझ आ गया होगा। तो हमने ये चार्ट्स पढ़ लिए। पहला तरीका क्या था डाटा को प्रेजेंट करने का? टेबल। दूसरा चार्ट। चार्ट्स की फिर आगे मज़ीद टाइप्स पढ़ी, पाई चार्ट, बार चार्ट और लाइन चार्ट, ये चार्ट की टाइप्स थी। अब हम तीसरे तरीके की तरफ आ रहे हैं कि तीसरे तरीके से किस तरह हम डाटा को प्रेजेंट करते हैं, वो है पिक्टोग्राम्स, ठीक है ना। अ पिक्टोग्राम डिस्प्ले द डाटा इन अ सिमिलर वे टू चार्ट। ये भी चार्ट की तरह ही डाटा होता है। हाउएवर इट रिप्लेस द बार और कॉलम्स विद द सिंबल दैट आर प्रेजेंटेड बाय अ की। देखो ये बिल्कुल बार इसकी तरह होता है, चार्ट्स की तरह। जैसे ये बार बने हुए हैं ना, ये बार की बजाय जो वेरिएबल का नाम होता है ना वो इसके ऊपर आ जाता है, वो पिक्टोग्राफ है। तो आपको इधर से ऊपर से पढ़ना नहीं पड़ता, बल्कि ऐसे देख के आप पता लगा लेते हो कि सबसे ज़्यादा क्या है। एग्रीकल्चर सेक्टर कंट्रीब्यूट कर रहा है कंट्री के अंदर, या सर्विस सेक्टर कर रहा है, इंडस्ट्री सेक्टर कर रहा है, कौन सा सेक्टर, वो देख के पता लगा। बार की बजाय उसके ऊपर वो नाम वगैरह लिख दिए जाते हैं जो की वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये था हमारा तीसरा तरीका। अब हम चौथे तरीके की तरफ आते हैं, वो है मैप्स। मैप्स क्या होते हैं? मैप्स आर यूज टू प्रेजेंट लोकेशन और डायरेक्शन। मैप्स कैन बी यूज्ड ओनली टू डिस्प्ले स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड विद वर्ड। जो वर्ड्स से एक्सप्रेस नहीं की जा सकती हैं, उसके बाद औकात हम मैप बनाते हैं, और मैप लोकेशन और डायरेक्शन बताने के लिए होता है। तो डाटा को प्रेजेंट करने का ये भी एक तरीका है। तो हमने कितने तरीके पढ़े, ज़रा रिव्यू कर लेते हैं। डाटा को प्रेजेंट करने का एक तरीका टेबल, फिर चार्ट के फिर मज़ीद 3 टाइप्स थी, तो वो हमने देखी, और तीसरा तरीका पिक्टोग्राम्स, और चौथा मैप्स। तो ये 4 तरीके हैं डाटा को प्रेजेंट करने के, ठीक है। अब ये एक पैराग्राफ रहता है, इसको पढ़ लेते हैं। ये पूरे चैप्टर का या ख़ास इस पार्ट का कंक्लूजन है, इसे देख लेते हैं। अ बिजनेस मस्ट केयरफुली एनालाइज द डाटा प्रेजेंटेड। जो डाटा प्रेजेंट किया गया उससे बड़ा केयरफुली एनालाइज करना होता है। इफ़ द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड इज इररेलेवेंट और इनकरेक्ट, इट्स प्रेजेंटेशन एंड एनालिसिस विल बी मिसलीडिंग। अगर डाटा जो है वो इररेलेवेंट है, इनकरेक्ट है, तो उससे जो नतीजे आप निकाल रहे हो, उसको प्रेजेंट कर रहे हो, वो तो आपको मिसलीड कर देंगे। तो डाटा भी इररेलेवेंट नहीं होना चाहिए, डाटा इनकरेक्ट नहीं होना चाहिए, करेक्ट, और कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा रेलिवेंट डाटा हो। देयरफॉर द बिजनेस एंड्स अप मेकिंग नो बेनिफिशियल डिसीजन। अगर इररेलेवेंट डाटा होगा, इनकरेक्ट डाटा होगा, तो बिजनेस जो है वो सही तरह, जब डाटा ही मिसलीड कर रहा है तो उसकी डिसीजन मेकिंग भी सही नहीं होगी, कोई बेनिफिशियल डिसीजन मेकिंग नहीं होगी।
इट्स कंक्लूजन विल डिपेंड ऑन, और इसका कंक्लूजन किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, आइडेंटिफाइंग व्हाट द टेबल, chart or other forms of data presentation demonstrate, including number to support the analysis and data study, commenting on the results as being positive or negative and suggesting solution. तो जो कंक्लूजन है वो इन पॉइंट्स पे डिपेंड कर रहा होता है। तो यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है वो एंड होता है। तो इसके बाद चैप्टर नंबर 3 मैं स्टार्ट करूँगा, वहाँ से मार्केटिंग मिक्स स्टार्ट हो रहा है। पहले प्रोडक्ट को हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद प्राइस, प्रमोशन और प्लेस। ठीक है, तो इसे अच्छे से आप तैयार करें, अल्लाह आपको कामयाब करें। एक एक वर्ड इसका पढ़ें। कोशिश तो मैंने की है सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें लेक्चर में कवर कर दूँ, फिर भी एक बार लेक्चर सुनने के बाद आपने इसे रीड आउट लाजमी करना है ताकि आपके कंसेप्ट ज़्यादा क्लियर हो जाए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।